तो हेलो भैया लोग, कैसे हैं? होप करते हैं सब लोग मस्त होंगे। आओ चलो, कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिन कॉन्सेप्ट्स को हमको समझना है, वो कॉन्सेप्ट्स हम देख लेते हैं। ठीक है, तब हमको मजा आएगा क्वेश्चन को करने में, पेपर देने में। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट है। तो इसके पहले का जो चैप्टर है मैं कार्ड में लगा दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमको जानना है कि कॉस्ट होता क्या है, व्हाट इज कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है भाई, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? तो किसी भी प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं, तो उस प्रोडक्ट को बनाने का जो खर्च होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, इसी को हम कहते हैं क्या? इसी को हम कहते हैं कॉस्ट। कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, तिल से लेके तेल तक, पहाड़ से लेके बैल तक, जो भी आप बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, वो सारे के सारे जो होंगे वो आपके किस में आएंगे? वो आपके आएंगे एक्सपेंडिचर में, जिसमें आपने पैसा लगाया है, जो पैसा आपने दिया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? बोलिए बोलिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये आती हैं आपके कॉस्ट में। कोई भी प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, तो वो कॉस्ट में ही आपका आता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस जो बुक्स पे है, जो क्वेश्चंस हैं, जो पॉइंट्स हैं, मैं वो आपको समझाऊंगा ताकि आपको एक बेसिक स्ट्रक्चरिंग समझ में आ सके कि कैसे काम करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट में आप समझेंगे कि कॉस्ट कितने प्रकार की होती है। तो जनरली दो तरह की कॉस्ट होती है आपकी। एक तो फैक्टर इनपुट्स की बात कर रहा है, फैक्टर इनपुट्स की बात कर रहा है। फैक्टर इनपुट्स का मतलब कि आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो कुछ कॉस्टिंग तो शुरुआत में आपकी लगी ही लगेगी। या तो कहीं ना कहीं आपको एक लैंड लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको एक लैंड लेना पड़ेगा, जमीन लेनी पड़ेगी। आप जमीन लेंगे, बात समझ में आ रही है? आपको काम कराने के लिए लेबरों की आवश्यकता पड़ेगी। भाई लेबर तो जरूरी है, काम नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। कैपिटल का मतलब कि आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। और आजकल जो एक आता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होगा? ये शुरुआत से ही है, अभी से नहीं, ये दसों साल से ही आपको पढ़ाया जा रहा है। अब ना ये चलन में आया है कि एंटरप्रेन्योर बनेंगे हम, बट ये चलन जो था, ये बुक्स में आपके शुरुआत से ही है कि आपके अंदर वो इंथुइज्म होना चाहिए, काम करने की ताकत होनी चाहिए कि आप सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करें और उससे किसी प्रोडक्ट को तैयार करें। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया और एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। ये चार चीज़ें मिला के आप फैक्टर इनपुट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ी बात है कि नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं? ये जो आप दूसरे से लेते हैं, वो हो गया क्या? रॉ मटेरियल। ये आप दूसरे किसी से लेते हैं, उससे लेके वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं। अब इसको हम समझते हैं कैसे। जैसे मान लो कि ये मुझे पेन ही तैयार करनी है, ये पेन तैयार करनी है, या फिर ये वॉच तैयार करनी है। ठीक है, या मुझे ये फ़ोन तैयार करना है। तो अगर मैं इस फ़ोन का एग्जांपल लेता हूँ, तो फ़ोन को बनाने के लिए अगर एक मोबाइल फ़ोन का हम एग्जांपल लें, एक मोबाइल फ़ोन का हम एग्जांपल लें कि एक मोबाइल हमको तैयार करने के लिए क्या चाहिए? तो सबसे पहली ज़रूरत है हमको एक लैंड की। भाई कहाँ, आसमान में तो बनाओगे नहीं, तो एक ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, एक लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। लैंड के बाद आपको मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। उस मशीन्स को खरीदने के लिए आपको कैपिटल चाहिए। बात समझ में आई? अब मशीन्स आपके आप पास आ गई, तो अब आप उस मशीन्स को चलाने के लिए आपके पास लेबर चाहिए। ठीक है, लेबर आपके पास आ गया। अब ये सारी चीज़ें इकट्ठा आप जब कर रहे थे, तो आपके दिमाग में एक माइंडसेट था कि मुझे एक प्रोडक्ट तैयार करना है जो मार्केट में मैं बेच सकूं। और वो कहाँ से आता है? वो आता है आपके एंटरप्रेन्योरशिप के, मतलब आपके गट से, आपके फीलिंग से कि आप हाँ इतना गुदा ले सकते। इन सारे ही चीज़ों को हमने फैक्टर इनपुट कह दिया कि भैया मैं ये पैसा खुद लगा रहा हूँ। इसके बाद क्या? अब मोबाइल फ़ोन तो ऐसे बनेगा नहीं, उसके लिए आपको नॉन फैक्टर इनपुट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं क्या? रॉ मटेरियल। जिसको हम क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल। भाई मटेरियल ऑब्वियस सी बात है, आप हर चीज़ तो बना नहीं सकते हैं। अब इस फ़ोन में 1000 प्रोडक्ट्स लगते होंगे, 1000 पीसेज़ लगते होंगे, जो अलग-अलग कंपनी बनाती होंगी। कोई उसमें इसके चिप्स अलग बनाता होगा, कोई इसका फ़ोल्डर अलग बनाता होगा, कोई इसका कैमरा अलग बनाता होगा। तो ये सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा होती हैं और वहाँ से बन के तैयार होती हैं। ठीक है? बात समझ में आई मेरी? अब अगला पॉइंट देखते हैं। Expenditure done by a producer on a factor as well as non-factor inputs are given outputs of a commodity. Expenditure done by a producer on a factor as well as non-factor input. भाई factor input पे और non-factor input पे जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं for a given output of a commodity. For a given output of a commodity. किसी भी कमोडिटी को बनाने के लिए हमको भाई पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इवन दो वो पैसा हमने किसी पार्टिकुलर फील्ड में लगाया हो,
चाहे वो फैक्टर इनपुट में लगाया हो, चाहे हमने नॉन फैक्टर इनपुट में लगाया हो। इसके साथ दो तरह की कॉस्ट और हमको देखने को मिलती है। एक आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरा आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन अ परचेज ऑफ इनपुट फ्रॉम द मार्केट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो मार्केट से हम खरीद रहे हैं, एक्सप्लिसिट, एक्स नाम लिया हुआ है, जहां एक्स का मतलब आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो इनपुट्स जो प्रोड्यूसर मार्केट से खरीदता है, मार्केट से खरीदता है। अब रॉ मटेरियल हो गया आपका, आपके लेबर्स हो गए, ये सब क्या हो गया? ये सब एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, वो पैसा जो आप बाहर दे रहे हैं, ना कि अंदर की तरफ वो पैसा खर्च किया जाए, कॉस्ट है। इम्प्लिसिट कॉस्ट इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन अ सेल्फ ओन्ड इनपुट। सेल्फ ओन्ड इनपुट पे जो पैसा खर्च कर रहा है, मतलब कि मेरी जमीन हो, मेरा कैपिटल लगा हो, मेरी मशीनरी लगी हो, या खुद का मेरा रॉ मटेरियल क्यों ना, वो मेरा होना चाहिए, उस पर कॉस्ट मेरी लगी होनी चाहिए और किसी की नहीं लगी होनी चाहिए। बात समझ में आई? तो टोटल कॉस्ट जो होता है वो आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट को मिला के आप टोटल कॉस्टिंग को डिसाइड करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए दो कॉस्ट आपको मैंने बता दी। अब इन कॉस्ट को हम एक बेसिक मॉड्यूलेशन में समझते हैं कि उसका बेसिक मॉड्यूलेशन क्या कहता है। अगर हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात करते हैं, तो वो कॉस्ट जो हम आउटर शेल्स में देते हैं, आउटर शेल्स में देते हैं, मतलब लेबर को हमने दे दिया, रॉ मटेरियल में दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी में दे दिया। बात समझ में आई? ये सब पैसा हम बाहर की तरफ खर्च कर रहे हैं ना। मशीन को चलाने के लिए बिजली तो तुम घर में पैदा तो कर नहीं रहे हो। यहाँ ने तुम्हारी फूफा का हाइड्रोलिक बिजनेस रन कर रहा है, थर्मल बिजनेस चल रहा है, फूफा तुमको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी बांट रहा है? या पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाले तो हमारे घर के हैं? ऐसा तो है नहीं। रॉ मटेरियल हमारे घर नहीं बन रहा है, लेबर हमारे घर क्या हम बच्चा पैदा किए इतना कि लेबर की तरह काम करेगा? नहीं ना। ये हो गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये पैसा बाहर की तरफ जा रहा है। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब कि वो पैसा जो मैंने खुद खर्चा, मेरी खुद की कोई जमीन हो, मैंने मशीनरी लगाई थी, ये सब मेरा पैसा है, ये सब मेरा पैसा है, इस पे किसी दूसरे का पैसा नहीं लगा हुआ है। ठीक है? इन दोनों कॉस्ट को मिला के हम बनाते हैं क्या? इन दोनों ही कॉस्ट को हम बना के मिलाते हैं टोटल कॉस्ट। अब एक और पॉइंट आपके सामने देखने को मिलेगा, एक बात याद रखिएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट आपके स्कूल में आपके टीचर हो सकता है कि 1 नंबर या 2 नंबर में आपको क्वेश्चन दे दें, तो वो जरूरी है आपके लिए कि आप उसको ध्यान में रखें। ठीक है? 1 नंबर या 2 नंबर में आपको मिल जाता है। सेलिंग कॉस्ट क्या होता है? सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर टू प्रमोट सेल ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को बना, मतलब क्या होता है? इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर टू प्रमोट सेल ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को प्रमोट करने के लिए जो प्रोड्यूसर पैसा खर्च कर रहा हो, इवन दो जो एडवर्टीजमेंट है, ये भी आपका क्या आता है? सेलिंग कॉस्ट में ही आता है। तुमको क्या लगता है कि जो तुमको बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जो बड़े बड़े टीवी पे एड्स आ रहे हैं, इन एड्स का जो खर्च है, कंपनी क्या अपने प्रोडक्ट में ऐड नहीं करती होगी? बिल्कुल ऐड करती होगी। जितना बड़ा सेलिब्रिटी उस पार्टिकुलर ऐड को करेगा, उसकी कॉस्टिंग उतनी ही ज्यादा हाई होगी, या क्वांटिटी मास में बहुत ज्यादा बिक रहा होगा। कोलगेट का प्रचार हो गया, चाहे हार्पिक का प्रचार हो गया, चाहे आप किसी भी ऐड को देखिए जिसमें बड़े सेलिब्रिटी हैं, ऑब्वियस सी बात है उसमें वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो वो एडवर्टीजमेंट एक तरह से तुम्हारा सेलिंग कॉस्ट ही तो ऐड कर रहा है उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट में। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब हो गया कि जिस प्रोडक्ट को बनाने की सिर्फ कॉस्टिंग की बात करेगा, ओनली फॉर अ कॉस्टिंग, ओनली मेकिंग, उसको बनाने में जो खर्च है, उसको प्रोड्यूस करने में जो खर्च है, उसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। इसमें भी आपका असर्शन एंड रीजनिंग में क्वेश्चन बन सकता है। आपको 2 असर्शंस दे देंगे, उसमें बता देगा कि क्या एक दूसरे को ट्रू कर रहा है, क्या एक दूसरे को फॉल्स कर रहा है। बात समझ में आई? अगला पॉइंट आता है शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट जो है उसका एक फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट यानी टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब हो गया कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, ये एक फॉर्मूला जो आपको देखने को मिलता है टोटल कॉस्ट के फॉर्मूले में, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इस वेरिएबल और फिक्स कॉन्सेप्ट को समझने का एक जरिया है। फिक्स कॉस्ट क्या होता है इसको समझते हैं पहले। फिक्स कॉस्ट का मतलब हो गया कॉस्ट रिलेटेड टू द यूज ऑफ ए फिक्स फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन, यूज ऑफ ए फिक्स फैक्टर फॉर अ प्रोडक्शन।
फिक्स फैक्टर का मतलब ये हो गया कि वो खर्चे, वो फैक्टर्स जो तुम्हारा एक ही बार लगे हैं, बार बार नहीं लग रहे हैं। मान लो कि मुझे कोई फैक्ट्री डालनी थी, तो मुझे लैंड एक बार खरीदना है ना, उसका पैसा मैं एक बार ही दूंगा, ठीक है। प्लस इसके साथ जो मैं मशीनरी ले आ रहा हूं, जो कैपिटल मैं लगा रहा हूं, वो एक ही बार में तो लगा रहा हूं, कई बार तो लगे नहीं उसमें कैपिटल, उसमें एक बार वो कैपिटल लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि वो प्रॉम्प्टली ये बात कहेगा कि भाई उसकी कॉस्टिंग फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ ए टाइम, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वो सेम कॉस्टिंग पे चल रहा है। अब प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या है फिक्स कॉस्ट के? पहला तो आता है मशीन एंड प्लांट, मैंने बता दिया, लैंड एंड बिल्डिंग, लाइसेंस एंड फीस, वेजेस एंड सैलरीज ऑफ ए परमानेंट स्टाफ। ये 4 चीजें हैं जो बेसिक कंपोनेंट में आती हैं, और आपके क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर के आराम से। बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका प्रोमिनेंट कॉस्ट के बारे में। टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चाहे कोई भी आउटपुट आप प्रोड्यूस कर रहे होंगे। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो यही कहता है कि चाहे हम जीरो आउटपुट पे भी लगाएं, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे, किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे, चाहे हम जीरो आउटपुट क्यों ना बना रहे हो, और चाहे हम 1000 आउटपुट क्यों ना बना रहे हो, आइदर वाइज उस प्रोडक्शन यूनिट की वो कैपेसिटी होनी चाहिए। मान लो कि एक फैक्ट्री की कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट, तो वो शॉर्ट रन में तो वो 1 लाख तो नहीं बना पाएंगे ना भाई। कोई कंपनी अगर स्टार्ट होती है और वो फैक्ट्री धीरे धीरे बड़ी होती है, तो जो मशीन की लिमिट है, उस मशीन की लिमिट तक पहुंचने में उनको समय लगेगा, बट उसकी कॉस्टिंग तो सेम रहेगी ना। शुरुआत तो वो जीरो से ही करेंगे। तो जीरो में अगर 1 करोड़ रुपया खर्च किया अगर उसने, तो अगर वो उसके मैक्सिमम आउटपुट तक नहीं पहुंच रहा है, शॉर्ट रन में अगर मैक्सिमम आउटपुट तक नहीं पहुंच रहा है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम तक जाते जाते भी तो वो 1 ही करोड़ खर्च कर रहा होगा। खर्च तो उसका 1 ही करोड़ लिया। भाई अगर मैं एक जमीन लेता हूं, एक लैंड लेता हूं, तो उसकी कॉस्टिंग तो सेम रही ना, चाहे मैं जीरो आउटपुट बनाऊं, चाहे मैं उस पर 1 लाख आउटपुट बनाऊं। तो कोई भी आउटपुट आप प्रोड्यूस करिए, कोई भी आउटपुट आप प्रोड्यूस करिए, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, आप कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस करिए, आप ऑब्वियस सी बात है कि आप सेम प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग आपकी रही वो कांस्टेंट रही, वो चेंज नहीं हुई। अगला क्या कहता है? फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द इंक्रीज और डिक्रीज, दीज आर कांस्टेंट कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता है, ये कांस्टेंट होता है। मैंने आपको बता दिया कि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होगा, चाहे एक आउटपुट बनाओ, चाहे 2 आउटपुट बनाओ, चाहे 10 आउटपुट बनाओ। अगर उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, अगर शॉर्ट रन की अगर हम बात करें, सिर्फ शॉर्ट रन की बात हो रही है, लॉन्ग रन में तो तुम दूसरी फैक्ट्री भी डाल सकते हो, बट शॉर्ट रन में तो तुम्हारी ये पास एक ही फैक्ट्री है ना, शुरुआत तो तुम जीरो से ही करोगे। तो जब तक उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं होगी भाई, उसकी कॉस्ट तो सेम है, चेंज तो होगी नहीं। अब आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या कहता है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसर ऑन द यूज ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर ऑफ ए प्रोडक्शन। अब कौन कौन से वेरिएबल फैक्टर्स हैं हमको ये देखने हैं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है भाई, किसी की रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है भाई। दूसरा, वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर्स, अगर आपके यहाँ कोई वर्कर काम कर रहा है तो कैजुअल वर्कर होगा भाई, अगर परमानेंट स्टाफ नहीं है तो उसकी सैलरी क्या दे रहे हैं। एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, मैंने आपको बता दिया, बिजली पे जो आप खर्च कर रहे हैं। वाटर एंड द टीयर एक्सपेंसेस, कोई वियर एंड टीयर हो गया, उस पे जो एक्सपेंस होता है। अब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखिए, ये एक्स आउटपुट है, ये वाई है, जहां टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका दिया हुआ है। अब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी कॉस्टिंग भी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे इसकी कॉस्टिंग जितनी रही भाई, जो आउटपुट मेरा यहाँ पे कम आउटपुट रहेगा तो कॉस्ट कम लगेगा। यानी अगर मेरा अगर एक यूनिट तैयार करने में एक लेबर लेता है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको आप एकदम लिटरली मत ले लीजिएगा। एक यूनिट तैयार करने में अगर एक लेबर ले रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 100 यूनिट तैयार करने में 100 लेबर तो लगेंगे ही लगेंगे। तो ये वही बात कर रहा है कि जितना ज्यादा आउटपुट होगा, जितना ज्यादा आउटपुट होगा, जितना ज्यादा आउटपुट होगा, उसका वेरिएबल कॉस्ट भी उतना ज्यादा होगा। देख रहे हो अंतर कितना है? आउटपुट बढ़ा, आउटपुट इंक्रीज है, तो हमारी कॉस्टिंग भी इंक्रीज है। देख लो अब बिहेवियर ऑफ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड अ टोटल कॉस्ट। क्या क्या फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और इसके आपके बिहेवियर क्या क्या दिए हुए हैं।
आउटपुट की अगर बात करें तो 0 पे फिक्स कॉस्ट तुम्हारा 10 है भाई, ऑब्वियस सी बात है। मैं अगर 10 लाख की अगर कोई फैक्ट्री लगाता हूं तो 10 रुपए मैंने खर्च किए। उस समय मेरे पास कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, तो लेबर मेरे पास थे ही नहीं, मेरे पास कुछ नहीं था, टोटल कॉस्टिंग हमारी 10 थी, यानी इन दोनों को इसने ऐड कर दिया। अगर हम आउटपुट 1 बना रहे थे तो फिक्स कॉस्ट हमारी कांस्टेंट रही, क्योंकि 1 से लेके 6 तक तो टोटल कॉस्ट हमारी सेम थी, फिक्स कॉस्ट जो थी वो सेम थी, तो सब पे तो 10 ही रहा। वेरिएबल कॉस्ट में बात करते हैं तो हमने भाई क्या कर दिया, 10 वेरिएबल कॉस्ट और बढ़ा दिए, टोटल कॉस्ट हमारी 20 हो गई। ऐसे ही तीसरे पॉइंट पे फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहा, वेरिएबल कॉस्टिंग बढ़ी, 18 हुई, 18 से ये 28 हो गया। फिर उसके बाद से 10 से 24, 24 से 34 हो गया। फिर उसके बाद 10 और प्लस 28, ये टोटल टोटल 38 हो गया। 10 से 32 हुआ, 32 से 42 हो गया, क्योंकि ऐड करते गए, आप ऐड करते गए, ऐड करते गए, ऐड करते गए, तो आपके सामने उसकी वैल्यू आपको टोटल कॉस्ट की दिखने लगी। बट लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, आप देखे होंगे यहां पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट का, देखो 10 से 18 गया, कितना बढ़ा, 8, वेरिएबल कॉस्ट 8 बढ़ा। यहां 18 से 24 गया, कितना हो गया, 6, 24 से 8 गया, कितना हो गया, 4, 28 से 32 गया बटा 4, और यहां पे भी देखोगे ये 28 से और ये हो गया 6। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? तो कहने का मतलब क्या है कि हम जैसे जैसे आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट को भी बढ़ाते जा रहे हैं, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल कॉस्ट भी हम देखने को मिलेगा कि हमारा कितना अंतर आ रहा है। यहाँ पे 10 का अंतर आया, यहाँ पे 8 का अंतर आया, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने का अंतर आया भाई, यहाँ पे 28 और 4 6 का अंतर आया, यहाँ पे 4 भी अंतर आया, यहाँ भी 4 का अंतर आया, और यहाँ भी 6 का अंतर आया, यहाँ भी हमारा 6 का अंतर आया। तो डिफरेंस देख रहे हो, डिफरेंस तुम्हारा कांस्टेंट रहा शुरुआत से अंत तक, टोटल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया। एक बात देखो, अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे हमारा आउटपुट दिया हुआ है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे हमारा आउटपुट दिया हुआ है, ये हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट है, ये हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट है, ये हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, और ये हमारा टोटल कॉस्ट है। टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा जो कि कांस्टेंट रहा, हमको पता है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस करे, हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा। टीवीसी जैसे जैसे आउटपुट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे तुम्हारा टीवीसी भी इंक्रीज होता है। अब यहां पे एक चीज तुमको ध्यान देनी है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला कहता है कि टीएफसी प्लस टीवीसी, ये हमारा कांस्टेंट रहा, ये हमारा कांस्टेंट रहा, ये हमारा क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो टीवीसी अगर कांस्टेंट रहा हमारा, और टीसी तुम्हारा यानी टोटल कॉस्ट जो है तुम्हारा, टोटल कॉस्ट जो तुम्हारा दिया हुआ है, वो डिफाइन कहां से हो रहा है, वो डिफाइन हो रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। क्योंकि यहां देखो ना, देखो ये, क्योंकि यहां पे तो फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहा ना, होल द टाइम फिक्स कॉस्ट तुम्हारा कांस्टेंट रहा। चेंज कहां आ रहा है, चेंज तो असली यहां पे आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ रहा है। तो जो भी चेंज आएगा टोटल कॉस्ट में वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आएगा, बाकी किसी वजह से नहीं आएगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट घटा तो आपका टोटल कॉस्ट भी घटेगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा तो आपका टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ आउटपुट, कॉस्ट ऑफ आउटपुट की मतलब बात हो रही है, तो कॉस्ट ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कि एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि एक प्रोडक्ट को बनाने में, यानी एक प्रोडक्ट पर यूनिट तैयार करने में, पर यूनिट तैयार करने में कितना कॉस्टिंग आती है, यानी टोटल आउटपुट, जो भी आपके पास टोटल आउटपुट रहा पर यूनिट, टोटल आउटपुट। कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर मुझे 1 लाख यूनिट तैयार करनी है, 1 लाख यूनिट तैयार करनी है, इसको बनाने में, इसको बनाने में अगर मेरा 50,000 रुपए गया, टोटल कॉस्ट हमारा 50,000 रुपए गया, तो एक यूनिट बनाने में मेरा 20 रुपए गया। ऑब्वियस सी बात, मेरा एक यूनिट तैयार करने में 20 रुपए आएगा। ये बात बोल रहा है कि एवरेज कॉस्ट का मतलब हो गया कि पर यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने में हमें कितना पैसा लगता है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये इसका आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कॉन्सेप्ट इज अ किंग फॉर अ इकोनॉमिक्स। छोटे छोटे क्रक्स में मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता जाऊंगा, उसके साथ बेसिक क्वेश्चंस भी करते जाएंगे, झटके में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसका एक वीडियो मैं बना दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। बात समझ में आई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से आपके पूछे जाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार हो सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं भी तैयार हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगले पार्ट में एवरेज कॉस्ट, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा तो एक ही बार उसको पढ़ा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक एवरेज कॉस्ट तक आज रहने देते हैं ताकि आपको एक बेसिक फेनोमेना, बेसिक टू द पॉइंट आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अभी हम 2018 मतलब सॉरी 218 सब्सक्राइबर पे हैं, तो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, तो भैया फॉलो करो यार, बढ़ाओ हमको, बारूद बनाओ। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए सब सही, दूध दही।